अध्याय एक अजीब किताब। ठीक है, वो एक खलनायक है। ठीक है, एक बुजुर्ग आवाज ने धीमे स्वर में बड़बड़ाया। ये शब्द फटे होठों से फिसल रहे थे जो मुश्किल से कांप रहे थे। बूढ़े आदमी ने अपने नुकीले हाथों में एक घिसा पिटा तुमका पकड़ रखा था। उसका वजन एक बोझ था जो उसकी आत्मा के भारीपन से मेल खाता हुआ लग रहा था। पुस्तक का बारीकी से निरीक्षण करने पर इसके वास्तविक स्वरूप का पता चला। सामान्य से बहुत दूर इसके आवरण पर रहस्यमय प्रतीकों की पच्चीकारी थी, जो एक भयानक सुनहरी चमक बिखेर रही थी जो अलौकिक पैटर्न में नृत्य कर रही थी। फिर भी इसमें शीर्षक, लेखक का नाम या इसकी उत्पत्ति का कोई संकेत नहीं था। इसके रहस्यों से बेपरवाह बूढ़ा व्यक्ति इसके निश्चित पन्नों में उलझा रहा, आंखें पाठ पर टिकी रहीं जैसे कि उन रहस्यों को समझ रहा हो जो उसके अस्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। यासीन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और दुर्भाग्यपूर्ण न्यू लाइफ परियोजना के नेता, पीड़ा और द्वेष के जाल में फंस गए थे। भाग्य ने उसे एक अभागी आत्मा के पात्र में बांधने की साजिश रची थी और उसे एक शापित अस्तित्व की गहराई में फंसा दिया था। 9 महीने पहले शहर के सबसे बड़े अस्पताल के भूलभुलैया हॉल के भीतर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि वाले एक डॉक्टर ने यासीन को एक गंभीर उद्घोषणा दी। मिस्टर यासीन, ये कहने का कोई आसान तरीका नहीं है। आप एक लाइलाज कैंसर से पीड़ित हैं जो आपके फेफड़ों को तबाह कर देता है। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। उन शब्दों का भार उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक पर पड़ रहा था। डॉक्टर की आवाज कांप उठी और उसने आगे कहा, यहाँ तक कि सबसे आक्रामक उपचार के साथ कीमोथेरेपी आपको केवल 1 वर्ष का समय दे सकती है यदि आप पर्याप्त भाग्यशाली हैं। यासीन चुपचाप बैठा रहा। उसका ध्यान उस फोन की ओर चला गया जो कुछ देर पहले उसकी कांपती उंगलियों से फिसल गया था। डॉक्टर के शब्द शून्य में फीके पड़ गए। उनकी जगह उसकी अपनी मृत्यु की गगनभेदी गूंज ने ले ली। यह मृत्यु का भय नहीं था जिसने उसे जकड़ लिया था, बल्कि यह भयावह एहसास था कि उसके जीवन का उद्देश्य अधूरा रह गया। न्यू लाइफ परियोजना, जो निराशा के कगार पर खड़ी दुनिया के लिए आशा की किरण थी, अब अधर में लटक गई है। यासीन ने मानवता की आकांक्षाओं का भार अपने कंधों पर उठाया, ये जानते हुए कि जब तक वह अपनी भव्य दृष्टि को साकार नहीं कर देता तब तक वह झुक नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने यातना का रास्ता चुना। खुद को कीमोथेरेपी की भीषण अग्नि परीक्षा के अधीन कर लिया। अपने प्रियजनों के साथ अपने अंतिम दिनों को निरंतर प्रयास के पक्ष में बलिदान कर दिया। 8 कठिन महीने बीत गए, अथक शोध और अडिग हताशा की धुंध में खो गए। यासीन ने अपनी घटती ताकत को अपनी प्रयोगशाला में डाला और अपने जुनून की गहराई में उतर गया। फिर भी उनके अटूट समर्पण के बावजूद सफलताएं उनसे ऐसे दूर रहीं जैसे पकड़ती उंगलियों से फुसफुसाहटें। ये किसी भी अन्य रात की तरह एक ऐसी रात थी जब आशा एक टिमटिमाते अंगारे में सिमट कर रह गई थी। यासीन ने खुद को थकावट का शिकार पाया। असफलता का बोझ उस पर हावी हो गया और वह अपनी मेज पर सोते हुए गहरी नींद में सो गया। उसकी थकावट की गहराई में अंधेरे में एक चमकती चमक आई जिसने यासीन को उसकी बेचैनी से झकझोर दिया। चौंक कर जागे, उनकी आंखें चौड़ी हो गई जब उन्होंने देखा कि उनके सामने डेस्क पर एक रहस्यमय किताब रखी हुई है। इसके प्राचीन पन्नों से एक अनूठा आकर्षण झलक रहा था जो उसे एक रहस्यमय आलिंगन में ले जा रहा था। यासीन को पता था कि इसमें अनकहे खतरे हैं, लेकिन उसके थके हुए दिल में आशा की एक किरण जगी, एक संकेत कि यह किताब उसके उद्धार की कुंजी हो सकती है। सतर्क विचार विमर्श के साथ यासीन ने कांपता हुआ हाथ बढ़ाया। उंगलियां किताब की रीढ़ के चारों ओर घूम रही थी। एक पल में प्रकाश की एक अंधी लहर फूट पड़ी जिससे उसे अपनी आंखों को उसकी चमकदार चमक से बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हे भगवान, यासीन हौंफने लगा। उसकी आवाज उस तेजस्विता में डूब गई जिसने उसे घेर लिया था। जब चमक कम हो गई तो यासीन ने खुद को अपरिचित इलाके में खड़ा पाया जो रहस्य और पूर्वाभास में डूबा हुआ एक क्षेत्र था। लेकिन यह उसके आश्चर्य का कारण नहीं था। इससे पहले कि वो विचित्र प्राणियों से भरा एक विशाल महासागर फैला, उनके टेढ़े मेढ़े रूप समझ से परे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी आंखों पर कितना जोर डाला। विस्तार अनंत था, प्रजातियों की भीड़ अथाह थी। उनमें से 7 प्रमुख जातियों ने प्रलयनकारी संघर्ष छेड़ दिया। उनकी लड़ाई की चीखें और मौत की दुर्गंध हवा में फैल गई। चीखें गूंज उठी, विस्फोटों ने वातावरण को दहला दिया और यासीन ने महसूस किया कि वो इस भयावह दृश्य में फंस गया है। उनका मन एक ही एहसास पर केंद्रित था, उनकी ताकत। जब उसने गगनचुंबी इमारतों को मात्र गति से नष्ट करने में सक्षम प्राणियों को देखा तो उसकी रगों में भय का संचार हो गया। एक लंबे बालों वाले इंसान ने तलवार लहराई जिससे एक ऊर्जा तरंग निकली जो 100 मीटर ऊंची थी। उस एक ही हमले से हुई तबाही ने हजारों दुश्मन सैनिकों को नष्ट कर दिया और एक पहाड़ को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर भी जैसे ही यासीन ने देखा, उसकी विस्मय की भावना टूट गई। मानव योद्धा को एक लाल चमड़ी वाले प्राणी के हाथों तेजी से मृत्यु का सामना करना पड़ा, जिसके विशाल सींग उसके प्रभुत्व की घोषणा कर रहे थे। ये टकराव महज कुछ क्षणों तक चला। इस क्रूर संघर्ष के भव्य चित्रपट में एक क्षणभंगुर मुठभेड़। भय के पीलेपन के साथ लड़ाई को देखते हुए यासीन ने संघर्ष में उलझे 2 गुटों को देखा। एक तरफ मनुष्य और 4 सहयोगी जातियां, उनकी संयुक्त सेनाएं विरोधी गठबंधन के सामने बौनी पड़ गईं। इसमें लाल चमड़ी वाले, सींग वाले प्राणियों और पंखों वाले प्राणियों की एक जाति शामिल थी जो विशालकाय छिपकलियों से मिलते जुलते थे, जो अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को आग की लपटों से घेर लेते थे। युद्ध के इस बीभत्स नृत्य में संख्याएं महत्वहीन साबित हुई। सच्चा निर्धारक व्यक्तिगत ताकत में निहित है, क्योंकि एक अकेला हमला हजारों लोगों को नष्ट कर सकता है। यासीन को एहसास हुआ कि जीत एकल संस्थाओं की ताकत पर निर्भर करती है, जिनमें से कुछ आकस्मिक उदासीनता के साथ सेनाओं को नष्ट करने में सक्षम है।
यासीन ने फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि सहयोगी जातियों के पास ताकत है, लेकिन यह उनके विरोधियों की तुलना में कम है। समय उनके पक्ष में नहीं है। नरसंहार के बीच उसकी आवाज खो गई। बिना किसी चेतावनी के यासीन ने महसूस किया कि वो आगे बढ़ रहा है। एक अदृश्य शक्ति उसे युद्ध की अराजकता से दूर एक उजाड़ विस्तार की ओर मार्गदर्शन कर रही है। वो एक एकांत स्थान पर पहुंचे, जहां दो शख्सियतें तनावपूर्ण स्थिति में एक दूसरे से भिड़ गईं। एक तलवार चलाने वाला मानव था, जबकि दूसरे में वही सीन वाले लक्षण थे जो पहले देखे गए थे। उसकी ओब्सीडियन त्वचा उसके रिश्तेदारों के लाल रंग के विपरीत थी। वे युद्ध के मैदान से पीछे क्यों हट गए हैं? क्या वे बातचीत में लगे हुए हैं? यासीन ने विचार किया। उसका दिमाग इस नई पहेली को सुझाने के लिए दौड़ रहा था। उनके आदान प्रदान को समझने में असमर्थ, उसके कानों के लिए एक विदेशी भाषा में डूबी हुई, यासीन की नजर मानव की उठी हुई तलवार पर टिकी हुई थी, जो ऊर्जा के एक अशुभ उछाल के साथ स्पंदित हो रही थी। एक पूर्वसूचक उपस्थिति हवा में व्याप्त हो गई, जो आसन खतरे का संकेत दे रही थी। क्या उनकी बातचीत खत्म हो गई? यासीन ने चुपचाप सवाल किया। एक पल में मानव की तलवार खतरनाक गति से नीचे गिरी और उसके प्रभाव में संकेंद्रित ऊर्जा की एक प्रलयनकारी लहर फूट पड़ी। 500 मीटर ऊंची विनाश के भंवर में उठी सदमे की लहर से हवा कांप उठी। हे भगवान! यासीन की आवाज धीमी हो गई, उसकी आंखें बेहद डर से चौड़ी हो गईं। उसने युद्ध के मैदान में शक्ति के अनगिनत प्रदर्शन देखे थे, लेकिन उस क्षण आई विनाशकारी शक्ति का किसी ने मुकाबला नहीं किया। यासीन ने स्पष्टता के साथ समझा कि यह प्रलय परमाणु विस्फोट की भयावहता को प्रतिबिंबित करता है। विनाश के विशाल पैमाने ने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। इस क्षेत्र को तबाह करने वाला युद्ध नश्वर दिमागों की समझ से कहीं अधिक था। अंततः यासीन के थके हुए दिल में आशा की एक किरण उभरी, क्योंकि उसने अपने दुर्जेय विरोधियों के खिलाफ मानवता की जीत की संभावना देखी। शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़े इस योद्धा के पास अंधकार के अनवरत ज्वार को रोकने की शक्ति थी। हमले की ताकत आगे बढ़ी और सब कुछ तहस नहस कर दिया, जब तक कि वो आबन उस प्राणी से नहीं टकराया, जिससे दृश्य एक जोरदार विस्फोट और धूल के एक विशाल बादल में डूब गया। क्या इसमें क्या? यासीन हकलाया, उसकी आवाज भय से कांप रही थी। घूमते घूंघट के माध्यम से यासीन की आंखों ने अंधेरे को पार किया और एक अवास्तविक झांकी को प्रकट किया जिसने तर्क को खारिज कर दिया। खतरनाक सींगों से सुशोभित आबनूस की आकृति प्रलयकारी हमले से अछूती रही। उसके चेहरे से एक अद्भुत शांति झलक रही थी, मानो उस पर आने वाले कहर से कोई प्रतिरक्षित हो। कोई इस तरह की तबाही को बिना किसी नुकसान के कैसे सहन कर सकता है? ये सभी समझ से परे है। यासीन का मन भयभीत हो गया। एक अज्ञात भाषा में आबनूस की आकृति ने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाते हुए रहस्यमय शब्द बोले। हवा में बिजली की लहर दौड़ गई, जिससे सूरज की दीप्तिमान रोशनी एक पल में बुझ गई। दुनिया गहरे अंधकार में डूब गई, जहां यासीन के अपने हाथ भी अलग अलग हो गए। और एक झटके के साथ यासीन ने खुद को अचानक अपने कार्यालय में वापस ले जाया हुआ पाया। उसके चेहरे पर एक अमिट भय झलक रहा था, जो उसके रोम रोम में चिपक गया था।